हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन है वो मौर्य वंश का अंतिम सेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देख लीजिए, आज के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हमने कल तक आपसे सारी बातें कर ली थी, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उनको देख लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक था एग्रोनोमोई, ठीक है, एग्रोनोमाई, ठीक है, एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई क्या था? मेगस्थनीज कहता है कि जो मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था उसी को क्या कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्या करता था? ये मार्ग निर्माण का काम करता था, ठीक है। अगर हम जस्टिन के अनुसार समझें, किसके अनुसार समझें, तो एग्रोनोमाइन कौन था? तो मार्ग निर्माण, ठीक है, मार्ग निर्माण करने वाला, मार्ग निर्माण अधिकारी था, मार्ग निर्माण अधिकारी। ये जरा देख लीजिए, एग्रोनोमाई जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। किसके अनुसार? तो मेगस्थनीज के अनुसार। किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार। अब जो ये जस्टिन जो था, एक यूनानी क्या था? यूनानी लेखक था, ठीक है। ये यूनानी लेखक था, ठीक है, जस्टिन जो था। इसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार उसने कहा कि जो चंद्रगुप्त था, ठीक है, जस्टिन के अनुसार, अभी एक बंदा और है उसके अनुसार भी आपको हम बताएंगे। जस्टिन के अनुसार, जो यूनानी लेखक था, इसके अनुसार चंद्रगुप्त था, उसके पास लगभग 50,000 क्या थे? अश्वरोही सेना थी, ठीक है। अश्वरोही 50,000, ठीक है, 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, ठीक है, अश्वरोही सैनिक थे। 50,000 अश्वरोही सैनिक थे। कितने सैनिक थे? तो 50,000 अश्वरोही सैनिक थे। और 9,000 क्या थे? हाथी, ठीक है, हाथी वाले 9,000 क्या थे? तो ठीक है, 9,000 क्या थे? तो हाथी वाले सैनिक थे। कितने थे? हाथियां थी, या कहा जाए कि 9,000 क्या थी? हाथी थी उसके पास, ठीक है, ठीक है, हाथी थी। और क्या थे भाई? रथ थे। रथ कितने थे? तो रथ थे आपके 8,000 रथ थे, ठीक है, 8,000 रथ थे, 8,000 रथ थे। देखिए, ये चीजें जो थी, ये जस्टिन के अनुसार पूछ लेगा प्रश्न में कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितने अश्वरोही सैनिक थे, ठीक है। अश्वरोही सैनिक कितने थे? तो 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, ठीक है। और अगर बात करें हाथियां कितनी थी, तो 9,000 हाथी थी, और 8,000 क्या था आपके पास? उनके पास क्या था? रथ के सैनिक थे, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये एक यूनानी लेखक थे। कौन? जस्टिन जो थे यूनानी लेखक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त अपनी, ठीक है, चंद्रगुप्त के पास, या चंद्रगुप्त ने 6 लाख, ठीक है, फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये जस्टिन का कहना था। ये मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कि जस्टिन ने कहा कि अपनी 6 लाख फौज के साथ चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रौंद दिया था, ठीक है। ये विश्वास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर था कि जो पश्चिमोत्तर भाग था, ठीक है, कौन सा भाग? तो पश्चिमोत्तर जो भाग था, ठीक है, उसको सेल्यूकस से मुक्त कराने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था उसको, भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र की किसका क्षेत्र? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र भारत का, उसको सेल्यूकस से मुक्त कराने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने क्या किया था? सेल्यूकस की गुलामी से लोगों को क्या करा दिया था? मुक्त करा दिया था, ठीक है। बार बार सुनेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ये चीज हो गया आपका। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है बताने, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 समिति की बात हुई थी, ठीक है। किसकी बात हुई थी? 6 समिति की बात हुई, ठीक है। तो प्रशासनिक समिति थी, और उनके समिति के कार्य देखिए। क्या? प्रशासनिक समिति तथा उनके कार्य, ठीक है, प्रशासनिक समिति तथा उनके कार्य, ठीक है। देखते हैं प्रथम जो था, देखिए पहला का क्या काम था? प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात कर रहे हैं। प्रथम क्या करता था भाई? तो उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। उद्योग व शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था, निरीक्षण करता था।
ये पहले प्रथम का काम था। प्रथम क्या करता था, तो उद्योग करता था और शिल्पकार का क्या करता था, निरीक्षण करता था। उद्योग एवं शिल्पकार का क्या करता था, निरीक्षण करता था। ठीक है। द्वितीय देखिए, द्वितीय जो था विदेशियों का देखभाल करते थे। ठीक है, देखभाल, ठीक है, विदेशियों का देखभाल करते थे। विदेशियों का क्या था, देखभाल करते थे। विदेशियों का क्या करते थे, देखभाल करते थे। ठीक है। अब अगला क्या करता था, तीसरा जो तृतीय था, तृतीय तृतीय जो था वो क्या करते थे, तो जन्म और मरण का विवरण रखते थे। ठीक है, क्या करते थे, तो जन्म और मरण का क्या करते थे, विवरण रखते थे। जन्म व मरण का विवरण रखते थे। ठीक है, जन्म और मरण का क्या रखते थे, विवरण रखते थे। ठीक है, जन्म और मरण का विवरण रखते थे। जन्म और मरण का क्या रखते थे, विवरण रखते थे। चतुर्थ क्या था, चतुर्थ क्या करते थे, चतुर्थ का क्या काम था, तो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करते थे। व्यापार और वाणिज्य की क्या करते थे, देखभाल करते थे। की देखभाल करते थे, व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करते थे। ये इनका काम था। जिसका काम था, चतुर्थ का था कि व्यापार और वाणिज्य की क्या करते थे, देखभाल करते थे। ठीक है। अब आता है पंचम। पंचम क्या करता था, निर्मित वस्तुओं के विक्रय की का निरीक्षण करते थे। ठीक है, देखिए पंचम, पंचम निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण करते थे, निरीक्षण करते थे। ठीक है, ये चीज हो गया। षष्ठी, षष्ठी षष्ठी क्या करते थे, तो बिक्री कर वसूल करना, बिक्री कर वसूल करना। बिक्री कर वसूल करना, क्या करना, बिक्री कर वसूल करना। ये इनके काम थे। फिर से सुनिएगा, प्रथम था उद्योग शिल्पकार निरीक्षण करता करता था। ठीक है, पहला पहला जो समिति थी उसमें 6 लोग होते थे, वो क्या करते थे। फिर द्वितीय जो था वो क्या करते थे, सॉरी 5 लोग। द्वितीय जो था विदेशियों का देखभाल करते थे। तृतीय जो था जन्म और मरण का विवरण रखते थे। और चतुर्थ क्या था, व्यापार और वाणिज्य का देखभाल करते थे। पंचम जो था निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करते थे। और षष्ठी जो था विक्रय कर वसूल करते थे। ठीक है, विक्रय कर का वसूल करना उनका काम था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। चलिए आगे देखते हैं क्या कहना है। कह रहा है कि युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहते थे। क्या कहते थे, नायक कहते थे। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सेना नायक का या नायक कहा जाता था। और सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सेनापति होता था। तो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी अधिकारी सेनापति होता था। ठीक है, सेनापति होता था। ठीक है, सेनापति होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक था प्लिनी। कौन था, प्लिनी। देखिए ये प्लिनी, इसकी बात करने चल रहे हैं। प्लिनी, ये प्लिनी थे। और ये भी क्या थे, एक यूनानी लेखक थे। प्लिनी जो थे वो एक यूनानी लेखक थे। प्लिनी जो थे एक
यूनानी लेखक थे। इनकी सुनिए भैया, प्लिनी जो थे एक यूनानी लेखक थे। अब इनकी सुनिएगा, ठीक है। इनके अनुसार चंद्रगुप्त में, ठीक है, चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। इनके पास, इनके अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख पैदल सैनिक थे। इनके अनुसार 6 लाख पैदल सैनिक थे, ठीक है। 30,000 घुड़सवार थे चंद्रगुप्त के पास। 30,000 घुड़सवार थे। 30,000 घुड़सवार थे, ठीक है। 30,000 क्या थे? घुड़सवार थे। 30,000 घुड़सवार थे। और 9,000 क्या थी? हाथी थी। 9,000 हाथी था। 9,000 हाथी था। 9,000 हाथी था। किसके पास? चंद्रगुप्त के पास। चंद्रगुप्त के पास क्या था? 9,000 हाथी थे, ठीक है। समझ में आई की बात कि नहीं आई? देख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। चलिए देखिए, ये चीज हो गया। महामात्य सर्प, ठीक है। महामात्य सर्प, महामात्य सर्प की बात कर रहे हैं। देखिए भाई, जो गुप्तचर विभाग था, ठीक है, कौन सा विभाग? तो गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग, ठीक है, गुप्तचर विभाग। जो गुप्तचर विभाग था ना, ये गुप्तचर विभाग इसी के अधीन था। इसी के अधीन था। कल दो बातें हुई थी, एक संस्था और एक संचार। संस्था का मतलब होता है एक जगह रहकर क्या करना, गुप्तचर के लिए कार्य करना। और एक था संचार, मतलब घूम घूम कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करना, जासूसी करना या पता लगाना, ठीक है। ये चीज होता था गुप्तचर का, दो, संस्था और संचार। लेकिन जो गुप्तचर विभाग था वो किसके अंतर्गत रहता था? तो महामात्य सर्प के अंतर्गत रहता था। महामात्य सर्प के अंतर्गत रहता था। देखिए, पहले भी गुप्तचर थे, आज भी गुप्तचर हैं। सभी को अपने राज्य की बचाने की क्या थी? चिंता थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दिया गया है, ठीक है। अब समझ में आई बात की नहीं आई? अब देखिए, अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय था ना, अशोक के समय में जो जनपदीय न्यायालय था, उसमें न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक कहते थे। तो देखिए क्या लिख रहा हूं, अशोक के जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश को राजुक कहते थे। क्या कहते थे भैया? तो राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक कहते थे। क्या कहते थे? तो राजुक कहते थे, न्यायाधीश, ठीक है, राजुक कहते थे। किसको? अशोक के जनपदीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होता था उसको क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। जो सरकारी भूमि थी, ठीक है, जो सरकारी भूमि थी उसको सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये। अशोक के समय में, अशोक के समय में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे, ठीक है, सीता भूमि कहते थे अशोक के समय में, ठीक है। देख लीजिए, अशोक के जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश को क्या कहते थे? न्यायाधीश को राजुक कहते थे। और अशोक के समय में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकदम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। बिना वर्षा वाले, ठीक है, जहां पर वर्षा नहीं होती थी फिर भी खेती अच्छी होती थी, या वहां की भूमि ऐसी थी कि वहां पर खेती अच्छी होती थी, तो ऐसी भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अदेव मातृक भूमि। बिना वर्षा वाले क्षेत्र में जहां
अच्छी खेती होती थी, अच्छी खेती होती थी, वहाँ की भूमि को, वहाँ की भूमि को अदेव मात्रिक क्या कहते थे? तो अदेव मात्रिक कहते थे, मात्रिक भूमि कहते थे, अदेव मात्रिक भूमि कहते थे, अदेव मात्रिक भूमि कहते थे। क्या कहते थे? अदेव मात्रिक भूमि कहते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदेव मात्रिक भूमि कहते थे। ये चीज आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए, कल हमने बताया था कि जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति में थी उनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मैंने बताया था, बताइए क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। इसमें एक और थोड़ी चीज सुन लीजिए, जो अपने मर्जी से करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। समझ में आया कि नहीं? जब नंद वंश को, ठीक है, नंद वंश के विनाश के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता कौन लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। देखिए, नंद वंश के विनाश के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता चंद्रगुप्त ने लिया था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने लिया था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, ये चीज हो गई। पूरा मौर्य वंश मैंने बताया था कि 137 वर्ष तक ले शासन किया था, पूरे ये जो आपका मौर्य वंश था, ठीक है। लेकिन भगवत पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो मौर्य वंश में कुल कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए। किसके अनुसार? तो भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 10 हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। देखिए, भगवत पुराण के अनुसार भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए, ठीक है, 10 राजा हुए, ठीक है। जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए, ठीक, 9 राजा हुए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भाई। चलिए, अब देखिए, भगवत पुराण के अनुसार कितने हुए? 10 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था भाई? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ये भैया अंतिम शासक थे, बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ थे, ठीक है, बृहद्रथ थे, ठीक है, बृहद्रथ थे, ठीक है। सॉरी, क्या लिख दिए? देखिए, चीजें क्या होती है ना, बोलने में कुछ और लिखते समय थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इस वजह से। देखिए, तो क्या था? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था, ठीक है, ये होता है बृहद्रथ, ठीक है। ये मौर्य वंश का अगर एक तरह से आप देखेंगे ना, तो मौर्य वंश का धीरे धीरे से सिमटना शुरू हो गया था अशोक के समय से ही, क्योंकि अशोक धीरे धीरे क्या हो गए थे? धीरे धीरे से युद्ध लड़ना बंद कर दिए थे, ठीक है, वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, शालीनता उनके अंदर आ गया था। लेकिन फिर भी कोई, मतलब जिस तरह से अगर कोई इस तरह से उदंडता करता था या करता था तो उसको रोकने का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे वहीं से अंत शुरू हो गया था, ठीक है। जब तक अशोक थे तब तक तो से सारी चीजें सही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगी? बदलने लगी थी, ठीक है। तो ये जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ जो थे, इनको मारने वाला कौन था? तो इन्हीं का सेनापति था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। कौन था? तो इसको मारने वाला पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने ही इनको क्या कर दिया था? मार दिया था। कब मारा था? तो 185 ईसा पूर्व में। कब मारा था? तो 185 ईसा, ठीक है, ईसा पूर्व में, 185 ईसा
पूर्व में क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, और उसी के बाद मगध की गद्दी पर बैठकर किसकी स्थापना की थी, तो शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और यहीं से कहा जाता है कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। किसकी स्थापना हो गई थी, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा, इतना इसमें दिया हुआ था जो आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बार बार आ रहा है, गुप्त वंश की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, कुछ आज गुप्त वंश के बारे में बताएंगे। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए अगर करना हो तो। चलिए ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। देखिए, उससे पहले गुप्त साम्राज्य स्थापित शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक सज्जन ने मैसेज किया था कि सर फीस कब रिफंड होगी। देखिए भाई, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जितना प्रयास मैंने किया उतना प्रयास लोगों ने नहीं किया। बस ये कहा कि मिल जाएगी। ठीक है, उस पर काम हो रहा। अगर कोई चीज़ आएगी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने साफ कहा कि अगर चीज़ें होंगी तो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी, आपको न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाएगा कि पैसे कैसे पैसा वापस होगा। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जब कोई सहयोग करता है, जब सारी चीज़ें अगर कहते हैं ना कि सब लोग मिल के आते हैं किसी काम को करते हैं, तब उसका कुछ रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब कोई तैयार ही नहीं है, ठीक है, सभी अपने में मगन है, तो फिर क्या किया जा सकता है। बस हम प्रयास ही तो कर सकते हैं ना, किए प्रयास। लेकिन अब अकेले हम कितना प्रयास करेंगे, 144 लोग को लेकर हम कितना प्रयास करें बताइए। 2 मिनट रुकिएगा। देखिए, वही कह रहा था कि मैंने किया, जितना हो सका मैंने प्रयास किया। मैं 2 बार गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट के पास, और उन्होंने यही जवाब दिया कि जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके लिए सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होता है। आप ही हैं, और आप जिस चीज़ के लिए आज लड़ रहे हैं या आज एक नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके माँ बाप सबका सहयोग होगा कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, और आप उसी को समझ के आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक नौकरी मिल जाए। तो उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग है, और आपको भूलना भी नहीं चाहिए कि कितने लोगों का सहयोग है। ठीक है, तो उस तरह से काम करिए। तो और मैं ये बार बार कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि आपका पैसा वापस हो जाए, आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ताकि एक मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बड़े ही मुसीबत से पैसा दिया होगा, लेकिन क्या किया जाए बताइए। कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किया मैंने, लेकिन प्रयास करने का कोई मतलब नहीं निकला, तो क्या किया जाए। बस उनका यही जवाब है, तो क्या किया जाए। तो मैं तो कहूँगा इस समय फ़िलहाल इस चीज़ को थोड़ा सा बगल में रखिए, साइड में रखिए, और मेहनत करिए, क्योंकि आपका पेपर सामने है। ठीक है, अगर आप हो जाते हैं, मुझे भी पता है कि 396 सीट है, 396 ही लोग होंगे, लेकिन नाम उसमें आपका भी हो सकता है, और जिस दिन वो नाम आ गया, आप ये 1000 रुपये भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब जो सामने है उसके लिए लड़िए। देखिए, होता क्या है ना कि लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें बीत जाती हैं उसको देकर, उसको सोचकर पछतावा करते हैं, और अपना आज का समय खराब करते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, ना तो भविष्य के बारे में सोचिए, और न जो बीत गया उसके बारे में सोचिए। ठीक है, आज आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों का, आपको राजस्थान की एक मैम है, उनकी एज 45 ईयर्स थी, और वो इस समय वहाँ पर RAS होता है, जैसे यहाँ पर SDM होता है ना, उस तरह से वहाँ पर RS होता है। उसमें इनका सिलेक्शन हुआ, इनके हस्बैंड मर चुके हैं। अगर ये पुरानी चीज़ों को लेकर चलती, अपने हस्बैंड के बारे में सोचे, अच्छा इनके हस्बैंड भी अधिकारी थे, जज्बा वहाँ से इनके अंदर आया। तो अगर वो ये सब चीज़ें लेकर चलती ना, सोचती ना, तो ये हो चुकी थी, नहीं हो पाती। लेकिन इन्होंने वो जो चीज़ बीत गया उसको भूल कर आगे बढ़ा, और आगे मेहनत किया, और आज RAS हो गई हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से लड़कों को देखता हूँ मैं, लड़कियों को देखता हूँ मैं, और कई बार बात होती है, मैं ऐसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं। हम लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, हम लोग उस पर बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, स्टूडेंट भी है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर बात होती है। ठीक है, बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो मतलब कहते हैं कि सर हमारा उससे संबंध था, हम लोग इतने दिन तक रहे, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर जा रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कष्ट होता है, लेकिन लोग
को उभरना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो छोड़ के गया है, वो छोड़ के गई है, तो ऐसा कुछ कर जाना है कि वो जो छोड़ के गई है, वो जो छोड़ के गया है ना, वो पछताए आपको देखकर। ठीक है, अब आप उसके बारे में मत सोचिए, अब आप उसको साइड करिए और जो सामने भविष्य दिख रहा है, भविष्य के बारे में मत सोचिए। जो वर्तमान है, इस समय हमको क्या करना है, ऐसा कर जाइए कि उसका पूरा खानदान पछताए कि किसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा कर जाइए। अपने दिल दिमाग में बिठा कर रखिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। कुछ लोगों का होता है, या कुछ लोगों का मैंने सुना है मोटिवेशन में, कि आपके पास ताकत रहेगी, आपके पास पैसा रहेगा तो लड़की रुकेगी। इवन मतलब इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा, मान लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से जो पैसा कमाता है उसी के पास सब लोग आते हैं, बात सही है। तो एक के चले जाने से, एक को छोड़ जाने से क्या आपका जीवन खराब हो जाएगा क्या? अपने अंदर दम रखिए, अपने अंदर शक्ति रखिए कि जो भी मेरे जीवन में अब आएगा, जिस तरह से मैं अपने जीवन में राजा बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो भी मेरे जीवन में आएगा मैं उसको फिर से रानी बना दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो आपको गया वो बहुत अच्छा था, वो अपने जीवन में बहुत आगे चला गया, या आपके जरिए सीखा, आपके जरिए वो आगे बढ़ा, और आज जब आपको छोड़ के गया, तो आप ये मत सोचिए कि अरे वो चला गया। लोग जो कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के पास लोग जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, जिनके पास नहीं होता उसे कोई पूछता ही नहीं है। तो जिसे नहीं पूछता है ना, वो काबिल बने पूछने लायक। और जो उसके लाइफ में आए, और उस समय अगर उसका आपके लाइफ में कोई आ रहा है, तो उसको, जो आप खुद भी उस समय मेहनत करिए और उससे भी मेहनत कराइए कि तुम खुद बन के दिखाओ। अपने भी बनिए, उसको भी बनिए, और जो गया उसको जाने दीजिए। जो चीज़ छूट गई उसको छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए और देखिए कि आपका रास्ता कहाँ चल रहा है, आप बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और साबूत दीजिए कि मैं पहले भी बेस्ट था, जब मैं बेरोजगार था तो भी, क्योंकि सबका, देखिए, सबका समय खराब आता है और सबका समय अच्छा आता है। जितने भी आज देख लीजिए बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंचे हैं, जो बहुत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देख लीजिए, क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? गांधी जी को देख लीजिए, क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? आज नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, प्रधानमंत्री बने, क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? सबका एक समय आता है लड़ने का, सभी लड़ते हैं और सभी अपने को सिद्ध करते हैं कि मैं क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ और राजा हूँ। और उस, जब आप, तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके खराब समय में जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो पराए थे आपको, वो छोड़ के गए, जाने दीजिए उनको, उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। अब आप ये सोचिए कि आपको किससे मतलब रखना है। आप अगर ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को हम पकड़कर, या किसी व्यक्ति के साथ रहे, अच्छा समय बिताए, उसको अच्छी चीज़ें सिखाए, उसके लिए हमने काम किया, उसको भी उस स्तर पे ले आए जिस स्तर पे हम थे। थोड़ा बेरोजगारी है, मेहनत करेंगे नौकरी भी लगेगी, या कुछ भी करेंगे करेंगे, तो जो फिर अब आएगा, चाहे वो माँ बाप के जरिए आए, चाहे आपके जरिए आए, उसको भी उतना ही बनाइए, ताकि अगले को ये समझ में आ जाए कि अगर हम छोड़ दिए इसको, तो इसने खुद को खड़ा किया, और अपने साथ जो थी उसको भी खड़ा कर दिया, या अपने साथ जो था उसका भी, उसको भी खड़ा कर दिया। ठीक है, क्यों? लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ठीक है, कोई भी रहे, ये मत, अपने आप को कभी कम मत समझिए। लड़ने की ताकत रखिए, और जो आपके साथ है उसको भी बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब क्या होगा, चले गए, हमारी याद नहीं जा रही, अरे ठीक है, जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। और जो आएगी ना, उसको रानी बनाइए, उसको भी अपनी तरह तपस्या करना सिखाइए। आप इतना डिफेंड रखिए, अपने अंदर ताकत रखिए कि कोई छोड़ के गया है तो उसकी पूर्ति हम किसके जरिए करेंगे। ताकत ये नहीं होता है कोई आपको बुरे समय में छोड़ के जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो जो आ रहा है, जो है, उसके साथ चलिए। अपने माँ बाप को देखिए, उनके सपने को देखिए, उनको पूरा करिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है। चलिए गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, सारी चीज़ें। आपको मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेहनत करना मत छोड़िएगा। जिस दिन आप मेहनत करना छोड़ देंगे, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
आपको कोई पूछेगा नहीं। मेहनत करते रहिए और याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं वो अपने नसीब और किस्मत पे नहीं चलते हैं, उनके कर्म उनको कहाँ ले जाते हैं, बहुत आगे ले जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं वो, ठीक है। आज आज एक चार दीवारी के अंदर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, सब देखेंगे। चलिए आइए देखिए गुप्त साम्राज्य, थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल, ठीक है। देखिए ये लोग भी स्ट्रगल किए हैं, ऐसे इनको थोड़ी ना मिल गया है। साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये देखिए बात करें तो कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आज सुन लीजिए, कल लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले आज सुन लीजिए, कुछ चीज़ें शुरू हो जाए उसके बाद फिर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि तीसरी शताब्दी की, ठीक है, ख़त्म होते होते प्रयाग के निकट कौशाम्बी था, वहाँ पर क्या हुआ था, गुप्त साम्राज्य की क्या हुई थी, नींव रखी गई थी या गुप्त साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था, ठीक है। यह 240 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया, शासन किया, ठीक है। बात समझ में आई। कौन था, तो मैं फिर से बता देता हूँ, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच था। यह 280 से 320 तक रहा, ठीक है, 280 से 320। गुप्त वंश का प्रथम और महान शासक जो बना वो था चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। और यह 320 में क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा, ठीक है। और इसने क्या किया था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी, ठीक है, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे क्या किया था, विवाह किया था, ठीक है। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने गुप्त संवत चलाया था। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, गुप्त संवत चलाया था 319 ईसा पूर्व से 320 तक, ठीक है। ये चंद्रगुप्त ने पहला ऐसा काम किया था, ठीक है, इसने शुरू किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, ये अपने में ही प्रतापी था। इसने 335 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और कहा जाता है कि आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिण वर्ग के 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। और इन विजयों के कारण उसे भारत का क्या कहा गया, नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया। और समुद्रगुप्त को विष्णु का उपासक माना जाता था, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, तीसरी शताब्दी के अंत तक प्रयाग के निकट जो कौशाम्बी था वहां पर ही गुप्त वंश की क्या हुआ था, उदय हुआ था या साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और इसका पहला शासक या कहा जाए कि इसका संस्थापक श्रीगुप्त था 240 से 280 के बीच में। अगर गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट देखा जाए तो चंद्रगुप्त था, लेकिन इसके पिता का नाम था घटोत्कच, ठीक है। और वो 280 से 320 के बीच में बैठा। 320 में गद्दी पर बैठने वाला जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जो कि लिच्छवी की क्या थी, राजकुमारी थी, ठीक है। गुप्त संवत चला 319 से 320 के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, ठीक है। 335 में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया, पराजित किया, ठीक है। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे वो थे हरिशेन। कौन थे, हरिशेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, ठीक है। और समुद्रगुप्त का गुप्त जो था वो कौन था, विष्णु का उपासक था। इसे अश्वमेघ कर्ता भी कहा जाता था या अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। और ये संगीत प्रेमी भी था, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि इसने जो सिक्के चलाए थे ना उसमें बीड़ा वादन करते हुए इसको दिखाया गया था, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसमें हम लोग कल इसके बारे में अच्छे से और जानेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ये समझिएगा कि ये मेरा आखिरी परीक्षा है, इसके बाद मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।